तो अब हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 9 और 10 का। लेक्चर तो हो गया, उसी का ये मिसलेनियस क्वेश्चन केस स्टडी का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 ये क्लास वर्क क्वेश्चन है। ठीक है, 1, 2 और 8 हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे, और ये सर क्वेश्चन नंबर 3 है। अल्बर्ट लिमिटेड इन्वेस्टमेंट किया है, परचेज किया है इक्विटी शेयर फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज से 1 जून 2021 को। ठीक है, इक्विटी शेयर्स, ठीक है, स्क्रीपैक्स कॉस्ट दिया हुआ है, वाई का कॉस्ट, जेड का कॉस्ट, टोटल कॉस्ट हो गया 4 लाख। ठीक है, ठीक है। नंबर 1, इफ़ शेयर्स करेंट इन्वेस्टमेंट हो तो टाइप 1 इंडिविजुअल बेसिस XYZ, ठीक है, वैल्यूड एट, ठीक है, 1,80,000, दोनों में लोअर, वाई ये दोनों में लोअर, जेड ये दोनों में लोअर। ठीक है, अब सर ये यहाँ दिया हुआ है रेट तो, ठीक है, 1,80 यहाँ दिया है और 1,90 यहाँ दिया है, 40 यहाँ दिया है, 50 यहाँ दिया है, ये MV दिया हुआ है। ठीक है, ये है 70। पहले क्वेश्चन को पूरा करते हैं। परचेज किया है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ कॉस्ट 5 लाख का 1 अप्रैल को। हाउ विल यू ट्रीट दिस इन्वेस्टमेंट एज पर एप्लीकेबल एस, ठीक है, बताओ ट्रीटमेंट। ठीक है, ईयर एंडेड 31 मार्च के लिए। वैल्यूज ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट्स आर एस फॉलो। यहाँ ये इनका बता दिया गया है मार्केट वैल्यू ईयर एंड पे। ठीक है, देखो द ईयर एंड वैल्यूज़ दे दिया है, इसी वजह से बताता है कि मार्केट वैल्यू है। स्क्रिप XYZ टोटल 3 लाख, इसका टोटल कॉस्ट आ रहा है 4 लाख। ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का मार्केट वैल्यू दिया हुआ है 7 लाख, और ये रहा उसका कॉस्ट, ठीक है, 5 लाख। आंसर क्या है देखो, लॉ क्या कहता है वो नियम लिख दिया। ठीक है, लॉन्ग टर्म स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्सेप्ट डिक्लाइन हो जाए परमानेंट। ठीक है, 13 का। ठीक है, फिर इंडिविजुअल बेसिस पे दिखाएंगे तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स हेल्ड एज करेंट इन्वेस्टमेंट मान लो तो स्क्रिप इंडिविजुअल बेसिस पे कॉस्ट पे फेयर वैल्यू दो भी लोअर है, लोअर पे शो होगा। ठीक है, लोअर ऑफ कॉस्ट और फेयर वैल्यू, लोअर ऑफ कॉस्ट और FB, कॉस्ट और FB लोअर। ठीक है, द टोटल कॉस्ट, द टोटल लॉस ऑफ 1,10,000, ठीक है, चार्ज हो जाएगा प्रॉफिट एंड P&L में चल जाएगा। ठीक है, इफ़ इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म मान लो तो देन सो एट कॉस्ट होगा, अदरवाइज अगर ये परमानेंट डिक्लाइन है तो माइनस कर दो, अदरवाइज माइनस नहीं करना। गवर्नमेंट का जो सिक्योरिटीज़ है, ठीक है, गवर्नमेंट का केस बता दिया है। ठीक है, गवर्नमेंट का केस बताया कि सिक्योरिटी जो परचेज किए हैं 21 को शो होगा कॉस्ट पे 5 लाख एट द बैलेंस शीट एज ऑन 31/3/2022। ठीक है, लॉन्ग टर्म है, शॉन एट कॉस्ट। ठीक है, लॉन्ग टर्म है। ठीक है, इसी वजह से अब देखो यहाँ कुछ पॉइंट्स लिखा हुआ है। जनरली गवर्नमेंट बॉन्ड होल्ड एज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, सो इट इज़ ऑल्सो वैल्यूड एट कॉस्ट पे। ठीक है, बट अगर इसको ये परमानेंट मार्केट वैल्यू बढ़ रहा है ना, इसीलिए कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, इफ़ शेयर्स होल्ड एज लॉन्ग टर्म, ठीक है, तो वैल्यू होगा एट कॉस्ट, दैट इज़ 4 लाख पे। ठीक है, एज इट इज़ नो नॉट परमानेंट डिक्लाइन, ये इसका लिख रहा है। ठीक है, टोटल कॉस्ट, ठीक है, लॉन्ग टर्म के बारे में बता रहे हैं। बट अगर टाइप 1 इंडिविजुअल बेसिस जो कि अप्रोप्रिएट है कॉस्ट और मार्केट वैल्यू। ठीक है, टाइप 2 क्या है, कैटेगरी वाइज, दैट इज़ 3 कैटेगरी वाइज बोले तो सर 4 लाख टोटल कॉस्ट और 3 लाख मार्केट वैल्यू। वैल्यू होगा एट लोअर, दैट इज़ 3 लाख, दैट इज़ 1 लाख ट्रांसफर हो जाएगा P&L में, दैट इज़ टोटल लॉस जाएगा 4 लाख माइनस इतना है 1.1 लाख P&L में। ठीक है, यहाँ देखो दोनों आंसर लिखना है। शेयर्स के केस में करेंट एसेट्स हो तो क्या होगा केस 1, लॉन्ग टर्म एसेट हो तो क्या होगा केस 2। ठीक है, ये केस 1 केस 2, ये हो गया, ये हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 4 पे। XYZ पोर्टफोलियो है XYZ का। ठीक है, कंसीडर करता है करंट इन्वेस्टमेंट है कंपनी 1 2 3 में। ठीक है, लिमिटेड बी लिमिटेड सी लिमिटेड में। ठीक है, कॉस्ट गिवन है 5 10 15। ठीक है, टोटल है 30। कैटेगरी वाइज आंसर ये होता है। फेयर वैल्यू एज ऑन 31/30 को। ठीक है, दैट इज़ ईयर एंड पे ये सब गिवन है, मतलब FB गिवन है। ठीक है, लोअर इज ऑन इंडिविजुअल बेसिस, दोनों में लोअर, दोनों में लोअर, दोनों में लोअर, दोनों में लोअर। ठीक है, ये आ गया। इंडिविजुअल वाइज टोटल होता है 27। ठीक है, अब देखो गिव योर कमेंट एज बिलो। कंपनी चाहती है कि वो वैल्यू करे पोर्टफोलियो को 30 लाख पे। ठीक है, लोअर एट कॉस्ट और फेयर वैल्यू ये दोनों पे। ठीक है, दैट इज़ मार्केट वैल्यू पे। क्या है कंपनी ऐसा कर सकती है, पहला क्वेश्चन तो ये। इसका सोल्यूशन क्या है, सिंस एस
का रूल लिख दिए, बट इंडिविजुअली वाइज देखेंगे तो बेस्ट होगा, ठीक है। सेम वर्ड है, दैट इज़ ओवरऑल वाइज। कैटेगरी वाइज दिखा सकती है कंपनी, नो प्रॉब्लम, बट वो चाहे तो अगर वो इंडिविजुअल वाइज करती है तो ठीक है ज़्यादा बेटर होगा। वहीं चीज़ यहाँ वन का आंसर में लिखा हुआ है। करंट इन्वेस्टमेंट 27 लाख पे शो करे कंपनी, ए लिमिटेड 5 लाख, बी लिमिटेड 10 लाख, सी लाख। द कंपनी डिसाइड इज नॉट अप्रोप्रिएट इफ़ कंपनी कैटेगरी वाइज रूल फॉलो करे तो फिर 30 लाख पे दिखा सकती है, बट अगर इंडिविजुअल वाइज पे शो करे तो ज़्यादा बेटर होगा कंपनी के लिए, यही इसमें लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कंपनी वांट्स ट्रांसफर 1000 इक्विटी शेयर ऑफ सी लिमिटेड को करंट इन्वेस्टमेंट से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में 31/3/2022 को, और इट कॉस्ट 15 लाख है, ठीक है। और यहाँ क्या है, रिक्लासिफिकेशन करना है। कॉस्ट है 15, फेयर वैल्यू है 12, फेयर वैल्यू है 1000 इक्विटी शेयर्स किसका चल रहा था, ऑफ सी लिमिटेड, मतलब ये वाला, इसको 15 कॉस्ट है और 12 फेयर वैल्यू है, ठीक है। 15 ये है, लोअर इज़ 12 लाख, ठीक है। तो सिंस करेंट का रूल लग जाएगा, कॉस्ट 15, मार्केट वैल्यू 12, विच इज़ लोअर, 12 इज़ लोअर, तो लोअर पे शो होगा, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिक्लासिफिकेशन फ्रॉम करेंट टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएगा, लोअर एट कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू एट द डेट ऑफ ट्रांसफर, हैंस 1000 शेयर 12 लाख पे, दैट इज़ फेयर वैल्यू पे शो होगा, नॉट 15 लाख जो कि कॉस्ट पे शो होगा। फेयर वैल्यू इज़ लेस देन कॉस्ट, दैट इज़ 12 लाख पे शो होगा। अब आता है सर क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। एबीसी लिमिटेड रिक्लासीफाई करना का क्वेश्चन है ये, ठीक है। रिक्लासिफिकेशन करना चाहता है एज 13 के अकॉर्डिंग, ट्रांसफ़र वेस्ट करना चाहता है, इन्फॉर्मेशन बता रहा है। करेंट टू लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना है तो करेंट का रूल लग जाएगा ये दोनों केसेस में, ठीक है। देखो, पोर्टफोलियो ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट परचेज किया 20 लाख का, ठीक है। रिक्लासीफाई एज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, मतलब करंट टू लॉन्ग टर्म में जाना है। हमने डिसाइड टू रिटेन द मार्केट वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट 25 लाख, ठीक है। अब देखो सॉल्यूशन, एज पर एज 13 का रूल लिख दिया, रिक्लासिफिकेशन का करंट टू लॉन्ग टर्म में जाने के लिए लोअर कॉस्ट ऑफ फेयर वैल्यू जो भी होगा वो कर लेंगे, ठीक है। केस 1 में मार्केट वैल्यू 25 लाख है, ठीक है। इसके बाद कॉस्ट है 20 लाख का, और ट्रांसफर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट शुड बी कैरीड एट कॉस्ट दैट इज़ लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज़ लोअर, ठीक है। तो यहाँ 20 लाख लोअर है, 20 लाख पे कर दिए। बी, अनदर पोर्टफोलियो ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट परचेज किया 15 लाख में, रिक्लासीफाई कर रहा है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में, ठीक है। मार्केट वैल्यू दिस इन्वेस्टमेंट गिवन है 6.5 लाख, ठीक है। अब देखो इस, ठीक है, तो रिक्लासीफाई एज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, इस लाइन का मतलब है करंट टू लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब देखो क्या होगा यहाँ पे सर, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए यहाँ पे सर सबसे पहले आएंगे, ये कह रहा है करंट टू लॉन्ग टर्म करना है, ठीक है। तो मार्केट वैल्यू है 6.5 लाख, कॉस्ट है, कॉस्ट कितना है 15 लाख, अरे बेटा कॉस्ट है सर 15 लाख, ठीक है। तो ट्रांसफ़र हो जाएगा, सब भी कैरी रेट, लॉस जो है 8.5 लाख का वो चला जाएगा P&L अकाउंट में, एंड मार्केट वैल्यू दैट इज़ रूल ही है कि लोअर पे शो करना है तो 6.5 लाख पे शो करना है, ठीक है। एस का रूल एस लिखा हुआ है अब, ठीक है। यहाँ आ जाओ, सर्टेन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नो लॉन्गर कंसिडर एज फॉर होल्डिंग पर्पस टू बी रिक्लासीफाइड एज करेंट इन्वेस्टमेंट, ओरिजिनल कॉस्ट है 18 लाख का, रिटर्न डाउन वैल्यू है 12 लाख का, परमानेंट डिक्लाइन हुआ है एज पर एस 13, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या लिखा है, लॉन्ग टर्म टू करंट जाना है, ठीक है। ये लाइन का मतलब ये है रिक्लासीफाई करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म का रूल लगा दो, सिंपल, ठीक है। अब यहाँ एक नोट है, समझो इस चीज़ को, सिंस बुक वैल्यू में 12 लाख दिख रहा है, मतलब 6 लाख का P&L लॉस पहले ही रिकॉर्ड हो चुका है, देयरफॉर दोबारा सेकेंड टाइम रिकॉर्ड नहीं करना, ठीक है। 6 लाख का लॉस को वो हो चुका है पहले ही रिकॉर्ड कभी, ठीक है। रिक्लासिफिकेशन में ये चीज़ मत लिखना कभी भी, ठीक है। अब देखो रिक्लासिफिकेशन में जब भी लॉन्ग टर्म से है तो मतलब बुक वैल्यू मत लिख, P&L में मत भेजना ये अमाउंट 6 लाख, वो सर कह रहे थे, ठीक है। लेकिन कंफर्म हो तो क्यों नहीं लिखेंगे। अब देखो आंसर सी का, बुक वैल्यू है 12 लाख, ठीक है, जो कि रिटर्न डाउन हो चुका है, 18 लाख इसका है कॉस्ट, ठीक है। रिक्लासिफाइड करंट शुड बी कैरीड एट 12 लाख पे, ठीक है।
सिंस P&L में लॉस 6 लाख नहीं जाएगा, रीज़न ये दिया हुआ है, ठीक है। ओके, ख़त्म। अगला क्वेश्चन आता है सर क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। ब्लू चिप्स इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट किया, रिक्लासीफाई करना इन्वेस्टमेंट इन अकॉर्डेंस विद एस 13 के तहत, ठीक है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है कंपनी का, कॉस्टिंग 8.5 लाख, रिक्लासीफाई करना चाहता है करंट में, ठीक है। द कंपनी रिड्यूस द वैल्यू ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट 6.5 लाख टू रिकॉग्नाइज अ परमानेंट डिक्लाइन इन वैल्यू, ठीक है। द फेयर वैल्यू ऑफ डेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ इज 6.8 लाख, ठीक है। लॉन्ग टर्म से जा रहा है, देखो रिक्लासिफिकेशन करना है करंट में, लॉन्ग टर्म वाला रूल लगा देना, लॉन्ग टर्म से करंट में जा रहा है, ठीक है। सबसे पहले फेयर मार्केट वैल्यू जो दिया हुआ है 6.8 लाख इग्नोर करें, ठीक है। कंफ्यूज करने के लिए दिया है ये, सिंस फेयर वैल्यू का कोई यूज़ ही नहीं है लॉन्ग टर्म के केस में। कॉस्ट दिया हुआ है सर 8.5 लाख का, ठीक है। कॉस्टिंग ये रहा, और बुक वैल्यू 6.5 लाख है, ठीक है। डिक्लाइन हो चुका है बहुत पहले, तो 6.5 लाख दैट इज़ लोअर कौन सा है इन दोनों में, 6.5 लाख बुक वैल्यू का उसी पे से होगा, ठीक है। आंसर में देखो ये इसका नियम लिखा हुआ है कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट करंट, लॉन्ग टर्म केस में क्या करना है, कॉस्ट और बुक वैल्यू दोनों में से जो लोअर हो, करंट इन्वेस्टमेंट के केस में क्या करना है, कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू जो लोअर हो, दोनों में डेट ऑफ ट्रांसफ़र ही लेना है। पहला केस का आंसर देखो यहाँ दिया, और रिक्लासीफाई करना है करंट इन्वेस्टमेंट शुड बी कैरीड एट, रिक्लासीफिकेशन करना चाहता है इन्वेस्टमेंट को, तो रिक्लासीफिकेशन होगा करंट इन्वेस्टमेंट शुड बी कैरीड होगा 6.5 लाख में, ठीक है। एट लोअर ऑफ ये दोनों, ठीक है। लॉन्ग टर्म से करंट में जा रहे थे, उसका रूल लगा दिया, ठीक है। अब आ जाओ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है, बुक वैल्यू 7 लाख, सेम है दोनों, ठीक है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से रिक्लासिफिकेशन करना है करंट इन्वेस्टमेंट में, ठीक है। लॉन्ग टर्म का रूल लगा देना, ठीक है। कॉस्टिंग 7 लाख है, फेयर वैल्यू ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफ़र 8 लाख है, डेट ऑफ ट्रांसफ़र का इग्नोर करें, सिंस लॉन्ग टर्म से करंट में जाना है तो लॉन्ग टर्म का रूल लगेगा, ठीक है। एंड लॉन्ग टर्म का रूल में फेयर मार्केट वैल्यू का कोई यूज़ ही नहीं होता है, ठीक है। इसलिए इसको तो इग्नोर ही कर दो। बुक वैल्यू दिया हुआ है 7 लाख, कॉस्टिंग और कॉस्ट और बुक वैल्यू दोनों सेम है, ठीक है। कैरिंग बुक वैल्यू और कॉस्ट दोनों सेम है 7 लाख, देयरफॉर रिक्लासिफाइड हो जाएगा करंट इन्वेस्टमेंट एट अ बुक वैल्यू ऑफ 7 लाख ओनली, ठीक है। दोनों हो जाएगा। यहाँ पे सर देखें तो दोनों सेम है, तो रिक्लासिफिकेशन हो जाएगा करंट इन्वेस्टमेंट और बुक वैल्यू, ठीक है। बुक वैल्यू 7 लाख ओनली, ठीक है। विच इज लोअर ही है, करंट इन्वेस्टमेंट किया है कंपनी ने, कॉस्टिंग 10 लाख है, रिक्लासिफिकेशन करना है अब लॉन्ग टर्म में, ठीक है। सिंपल करंट का रूल लगा देना, ठीक है। कंपनी वांट्स टू रिटेन देम, द मार्केट वैल्यू ऑफ द डेट ऑफ ट्रांसफर इज़ 12 लाख, ठीक है। कॉस्ट है 10 लाख, ये है 12 लाख, विच एवर इज लोअर हो जाएगा। इसके रिक्लासिफिकेशन करना टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लिमिट 10 लाख कॉस्ट है, मार्केट वैल्यू 12 लाख है, नो P&L लॉस रिकॉर्डेड, मार्केट वैल्यू कम होगा कॉस्ट से तब करते हैं P&L, ठीक है। देयरफॉर सिंपल कॉस्ट पे शो हो जाएगा, ठीक है। 10 लाख। नंबर डी, करंट इन्वेस्टमेंट इन डी, ठीक, कंपनी डी, कॉस्टिंग 15 लाख है, रिक्लासिफिकेशन करना है लॉन्ग टर्म में, ठीक है। मार्केट वैल्यू दिया हुआ है 14 लाख का, करंट का रूल लगा देना सिंपल, ठीक है। कॉस्ट है 15 लाख, मार्केट वैल्यू है 14 लाख। अब यहाँ देखो मार्केट वैल्यू 14 लाख है, लोअर कॉस्ट है 15 लाख, दोनों में लोअर जाता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म लिमिटेड एट लोअर 14 लाख पे, ठीक है। P&L लॉस 1 लाख का रिकॉर्ड होगा, ठीक है। सिंस इस डेट का मार्केट वैल्यू इम्पॉर्टेंट होगा, अब यहाँ पे ये अलग है, ठीक है, रिकॉर्ड होगा, ठीक है। अब आते हैं सर हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। 15 जून 2021 को, ठीक है, डेट ऑफ ट्रांसफ़र है, सिंस इस डेट का मार्केट वैल्यू इंपॉर्टेंट होगा, रिक्लासिफिकेशन करना है, ठीक है। एस 13 के अकॉर्डिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट था, परचेज़ किया था 1 मार्च 2020 को, रिक्लासिफिकेशन करना है करंट इन्वेस्टमेंट में, ओरिजिनल कॉस्ट दिया हुआ है 14 लाख बट हैड बिन रिटर्न डाउन बाई 2 लाख से ऑलरेडी घट चुका है, टू रिकॉग्नाइज अदर देन टेम्प्रोरी डिक्लाइन दैट इज़ परमानेंट डिक्लाइन था, अब मतलब वैल्यू बचा है दैट इज़ 12 लाख वैल्यू बचा है, ठीक है। 12 लाख वैल्यू हो गया है, ठीक है। अब द वैल्यू ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट ऑन 15 जून 2021 वाज 11 लाख, ठीक है।
तो लॉन्ग टर्म से रिक्लासिफिकेशन, सिंस लॉन्ग टर्म का रूल लगेगा बिकॉज लॉन्ग टर्म से करंट इन्वेस्टमेंट में जाना है, ठीक है। तो कॉस्ट है 14 लाख, बुक वैल्यू है 12 लाख, लोअर हो गया 12 लाख पे 100 होगा, ठीक है। इसका ऐसे ही रूल लिख दिया और यहीं पे वही चीज़ है, कॉस्ट 14 लाख, बुक वैल्यू 12 माइनस 2 ऑलरेडी हो चुका था तो लोअर लगता है, मार्केट वैल्यू से कोई मतलब नहीं, इग्नोर करें, लोअर इज 12 लाख। अनदर क्वेश्चन, अनदर पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट परचेज था 15 जनवरी 2020 को, रिक्लासिफिकेशन करना है करंट इन्वेस्टमेंट में, ओरिजिनल कॉस्ट है 7 लाख, रिटर्न डाउन हो चुका है, हैड बीन रिटर्न डाउन टू 5 लाख तक पे आ चुका है, अदर देन टेम्पोररी डिक्लाइन इन वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू है 4.5 लाख का, इग्नोर बिकॉज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म का रूल लग रहा है यहाँ पे, इसका कोई यूज़ ही नहीं है, ठीक है। सिंस लॉन्ग टर्म का रूल लगेगा, कॉस्ट है 7 लाख, बुक वैल्यू है 5 लाख, ठीक है, तो लोअर है 5 लाख। यही चीज़ आंसर में सर यहाँ पे लिखा हुआ है बी में, केस इन दिस केस शुड बी कैरिड 5 लाख एट द बुक वैल्यू, कॉस्ट 7 लाख है, बुक वैल्यू 5 लाख है, लोअर 5 लाख है, फिर मार्केट वैल्यू को इग्नोर ही कर देना है, ठीक है। अब केस नंबर 3 देखते हैं। केस नंबर 3 करेंट इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। करंट इन्वेस्टमेंट का रूल लगेगा, कॉस्ट है 7 लाख, फेयर मार्केट वैल्यू है 8.5 लाख, लोअर है 7 लाख, 7 लाख पे लग जाएगा। देखो यहाँ कॉस्ट है 7 लाख, फेयर मार्केट वैल्यू है 8.5 लाख, ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफ़र लेना है, लेकिन लोअर इज़ 7 लाख, ठीक है, वही ले लेंगे। अब देखिए यहाँ पे सर क्वेश्चन नंबर 3, पोर्शन ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट परचेज हुआ 15 मार्च को, 7 लाख इसका रिक्लासिफिकेशन करना है लॉन्ग टर्म में, कंपनी डिसाइड किया रिटेन मार्केट वैल्यू दिस इन्वेस्टमेंट 31 मार्च 2021 को, ठीक है, ये वाला डेट लेना है, 6 लाख था, बट फेयर मार्केट वैल्यू 15 जून को है 8.5 लाख, और इसी डेट को रिक्लासिफिकेशन कर रहा है, इसी वजह से ये डेट लेना है 8.5 लाख। देखो लिखा है 15 जून का डेट वाला लेना है, ये ओल्ड मार्केट वैल्यू है, ये इसको इग्नोर करना है 6 लाख, इसीलिए इसको लेना है, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है डेट ऑफ ट्रांसफ़र 15 जून लेना है, ठीक है, इसीलिए वो डेट लिया। अगला अनदर पोर्शन करंट इन्वेस्टमेंट था, परचेज किया है 7 दिसंबर को 4 लाख, रिक्लासिफिकेशन करना है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 31 मार्च का 3.5 लाख दिया है, इग्नोर करना है, ये मार्केट वैल्यू को 15 जून वाला लेना है, डेट ऑफ ट्रांसफ़र वाला मार्केट वैल्यू लेना है, क्योंकि क्वेश्चन उसी को कह रहा है। अब देखो करंट इन्वेस्टमेंट का रूल लगेगा, कॉस्ट है 4 लाख, मार्केट वैल्यू है 3.8 लाख, डेट ऑफ ट्रांसफ़र लिया दैट इज़ लोअर 3.8 लाख, देखो 3.8 लाख ये वाला लेना है, ठीक है। वही चीज़ यहाँ भी सर दिया हुआ होगा कि विल बी मेड एट 3.8 लाख, कॉस्ट है 4 लाख, फेयर मार्केट वैल्यू 3.8 लाख ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर दैट इज़ 15 जून वाला, लोअर इज़ 3.8 लाख। 8 वाला हम लोग ऑलरेडी पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 अनकोटेड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, बुक में दिख रहा है, कॉस्ट इसका 2 लाख, पब्लिश अकाउंट अनलिस्टेड कंपनी रिसीव इन मई 21, कंपनी को है कैश लॉसेज हो गया, डिक्लाइन मार्केट शेयर्स में, ठीक है, शेयर गिर गया, ठीक है, तो मीन्स इट इज़ परमानेंट डिक्लाइन, ये बताता है कैश लॉसेस हो गया मतलब परमानेंट डिक्लाइन हो गया। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में नॉट फेच मोर देन 20,000, अब 2 लाख का था, 20,000 से ज़्यादा होगा ही नहीं, इन्वेस्टर को लग रहा है कि 20 लाख से ज़्यादा मिलेगा ही नहीं, ठीक है। यू विल डील प्रिपेयरिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में नॉट फेच मोर देन 20,000, यू विल डील प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ इन्वेस्टिंग में, स्टेटमेंट में कैसे शो होगा, कैसे शो करेंगे, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट एज का नियम लिख दिया कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो कैसे शो करना है, बुक वैल्यू और बुक वैल्यू या कॉस्ट दोनों में जो लोअर होगा, फिर यहाँ पे वो लिखा हुआ है ये पिंक लाइन तक, फिर यहाँ तक ये इंडिकेट करता है, बताता है, ठीक है, बताता है कुछ कि भाई कैश लॉसेस हो गया है, सिंस P&L लॉस रिकॉर्ड नहीं होगा 1,80,000 का, प्रोविज़न फॉर डिक्लाइन बनाया जाएगा 1.80 लाख के लिए, ठीक है, दिस फैक्ट ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड क्या करना है, क्वेश्चन क्या कहता है वो लिखे, ठीक है। क्वेश्चन बता रहा है कि गिवन केसेस में डिमिनिशन हो गया है 20,000 तक ही, अब उसका वैल्यू बचेगा, ठीक है, 20,000 तक हो जाएगा, सिंस देयरफॉर बनाना चाहिए प्रोविजन फॉर डिक्लाइन अमाउंट टू 1,80,000 टैक्स का, ठीक है, और ये कंक्लूजन है दैट इज़ AS4 के में ये चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 10, सबका बैंक है क्लासिफाइड कर रहा है टोटल इन्वेस्टमेंट को 31/3 को कैटेगराइज करना चाहता है,
Held maturity available for sale, held for trading as RBI, held maturity investment carried acquisition cost less, ठीक है, amortized for available for sale investment and carried at mark to market पे, ठीक है, held for trading MV पे दिखाना है, ठीक है, वीकली इंटरवल्स एट मार्केट रेट्स, नेट डेप्रिसिएशन को चार्ज टू रेवेन्यू करना चाहता है, अप्रिसिएशन इन एन इग्नोर कमेंट्स वेदर क्या करनी चाहिए S13 के अलावा। सिंपल सा सॉल्यूशन है S13, ठीक है, लगता ही नहीं है इन पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड पे सबका बैंक के S13 के तहत इस पर अप्लाई ही नहीं होता है S13। RBI का इशू गाइडलाइंस है इसके लिए, ठीक है, सबका बैंक शुड कंप्लाई करना होगा RBI का गाइडलाइंस और नॉर्म्स को। प्रोविज़न ऑफ 13, ठीक है, इस पे लगा ही नहीं सकते हैं, ठीक है, RBI का रूल लगेगा, यही बात कहता है। अब आते हैं ऐसे क्वेश्चन नंबर 11 में, द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एट कॉस्ट। क्या इफ़ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को सिर्फ एट कॉस्ट पे दिखाते हैं, ठीक है, परमानेंट डिक्लाइन को इग्नोर करके, तो क्या वो सही है, ठीक है, डिमिनिशन डिक्लाइन गिरावट को, ठीक है। तो सिचुएशन में क्या करेंगे, एक्सप्लेन इन ब्रीफ। सिंपल S13 लिख दिए हैं, S13 जो कहता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बस वही ट्रीटमेंट लिखे हैं, ठीक है। प्रोविज़न इज़ रिक्वायर्ड, वहीं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को कॉस्ट या बुक वैल्यू पे दिखाओ अंटिल डिमिनिशन हो जाए, ठीक है, परमानेंट डिक्लाइन हो जाए। देयर इज़ नो डिक्लाइन हो तो मत दिखाओ, परमानेंट डिक्लाइन हो तो फिर दिखाओ। प्रोविज़न इज़ रिक्वायर्ड टू बी मेड, प्रोविज़न फॉर लॉस, ठीक है, बना देंगे, दैट इज़ रिकॉर्ड करेंगे। इफ़ वो परमानेंट नेचर का होगा तो प्रोविज़न बना दो, और नहीं है तो फिर रिकॉर्डिंग मत करो। ओके, ये था हमारा पार्ट जो कि लेक्चर 10 का पार्ट था। ओके, थैंक यू।